था, वो होना चाहिए था। ये बातें तब निकल कर आती है जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, जो लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं, वो पहले इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। इसके एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। राजस्थान अगर प्रदेश का दौरा किया जाए, हम राजधानी मुख्यालय पर खड़े हैं, राजधानी मुख्यालय की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको राजधानी मुख्यालय पर भी मिल जाएंगे। जो महेश नगर, जो जयपुर का एरिया है, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर, करतारपुरा, ये टोंक फाटक, ये एक पूरा एजुकेशन जोन है जहां सैकड़ों की तादाद में कोचिंग संस्थान, हजारों की तादाद में लाइब्रेरी है। ये तस्वीरें हम यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी होने के बावजूद यहाँ पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों तादाद में लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में चल रही है, कोई कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं और सिंगल एग्जिट है, कोई दूसरा एग्जिट नहीं है बाहर जाने के लिए। अगर कोई हादसा होता है, चाहे वो बारिश के दौरान हो, ड्रेनेज सिस्टम फेलियर हो, पानी का भराव हो, या फिर कोई आगजनी जैसा कि गुजरात में कुछ दिनों पहले फंजूल में हुआ था, इस तरह की कोई घटना हो, तो कहीं कोई सेफ्टी फीचर्स दूर दूर तक नज़र नहीं आते। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लाइब्रेरी पूरी तरह पैक है। हालांकि कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये राजधानी दिल्ली का वो मंजर दिखाता है कि जो राजधानी पूरी तरह पैक है। तस्वीरें यहाँ की हम दिखा सकते हैं कि कोई दूसरा एग्जिट नहीं है। हालांकि फायर सेफ्टी के लिए कुछ अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगा रखे हैं कि किसी तरह का कोई हादसा हो और उससे बचा जा सके। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हमने दिल्ली में देखी, दिल्ली की जो घटनाएं हमने देखी हाल ही में, और उससे कुछ दिनों पहले गुजरात की जो घटना हमने देखी, इस तरह की घटनाएं अगर राजधानी जयपुर में होती है, जयपुर में दोहराई जाती है, तो बचाव का कहीं कोई रास्ता यहाँ पर नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वो एजेंसियाँ, चाहे शिक्षा विभाग हो, जेडीए हो, नगर निगम हो या पुलिस हो, तमाम वो जिम्मेदार लोग मौन बैठे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, या शुरू होने से पहले कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं देखते। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट है, सीधा इनसे बात करते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे देखा कि कल एक बड़ा हादसा हुआ था, आप खड़े हो जाइए आप। कल एक बड़ा हादसा दिल्ली में देखा। इस तरह की घटनाएं अगर जयपुर में होती है तो सुरक्षा को लेकर क्या लगता है? आप भी? जी सर, लगता है कि जयपुर का प्रशासन बिल्कुल अचेत सो रहा है। लगता है कि दिल्ली की जैसी घटना हुई, उस घटना का इंतजार जयपुर वाले प्रशासन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की नदी नाले ताला जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। बाहर आपने देखा हो कि थोड़ा सा बारिश हो जाने के कारण पानी बहुत भरा हो जाता है और सड़कें धंस जाती है, बहुत दुर्घटनाएं होती है। और यहाँ का जो प्रशासन है, लगता है कि बिल्कुल अचेत है, उनको कोई परवाह नहीं है छात्रों की कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं है। जो यहाँ पे रूम छोटे मतलब मकान मालिक हो या फिर जो भी यहाँ का प्रशासन है, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को लूटने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं सिस्टम की लचर व्यवस्था की ये व्यवस्था और ये लापरवाही सामने आ रही है। दिनेश, फिर से आपका रुख करूंगी, स्टूडेंट से आप बातचीत करिएगा। कोटा लिए चलते हैं, राजेंद्र भारद्वाज वहां से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लचर व्यवस्था, और आप कह लीजिए कि पहले इन सब सुविधाओं को क्यों नहीं देखा गया, कोई सिस्टम पहले क्यों नहीं बनाया गया? और घूम फिर कर एमसीडी पर भी जब बात आ जाती है, कोटा की बात की जाए तो वहां पर उसे एजुकेशन हब कहा जाता है और शिक्षा के लिए कोटा को जाना जाता है। क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है? स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं उनके साथ इस तरीके की चीजें होती है, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कोई इंतजाम नहीं किए जाते? अगर बात की जाए शिक्षा नगरी कोटा की, तो कोटा में लगभग पूरे देश से यहाँ पर 2 लाख से अधिक स्टूडेंट आते हैं। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था शिक्षा पर टिकी हुई है। मगर सवाल गंभीर है, जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई, उस तरह की घटना को देखने के बाद में भी कोटा जिला प्रशासन चेतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज हम जी राजस्थान के दर्शकों को वह तस्वीर दिखाना चाहेंगे और उन तमाम अधिकारियों को वह तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। मैं खड़ा हुआ हूं कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में। जवाहर नगर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर हमेशा बारिश के दौर में पानी भरा रहता है। यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, 3 से 4 फीट पानी होना यहाँ अमूनन बात है। और यहाँ पर इस बात को भी देखा जा सकता है कि पूरा जो इलाका है वो बच्चों से भरा हुआ होता है, चाहे मेस ले लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, लाइब्रेरी ले लीजिए। सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन। राजेंद्र, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हैं, आपको नजर आ रहे हैं, तो प्लीज उनसे बात करने की, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं आपके स्टूडेंट से भी बात कराऊंगा, मगर जो पहले मैं आपको जो मंजर दिखाना चाहता हूं वो देखिए आप। ये तमाम वो इलाका है और ये है सुखधाम लाइब्रेरी।
ये सुखधाम लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। यहाँ से सीधे हम चलेंगे तो यहाँ से सुखधाम लाइब्रेरी आ जाएगी। और अगर बात की जाए यहाँ की तो ये 24/7 यहाँ पर ये चलती है। भैया ये 24 घंटे लाइब्रेरी चलती है, इसमें कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? आते होंगे भैया, नहीं मान लो आप 70-80 बच्चे तो आते हैं अभी तो। 70-80 बच्चे। रात को भी इतने होते हैं? नहीं, रात को नहीं होते। जब इस क्षेत्र में पानी आता है तो पानी कितना का होता है, कितनी पानी की समस्या होती है? रात के टाइम में रहता ही नहीं हूँ यहाँ पे। नहीं, रात के टाइम नहीं, आप कभी दिन में भी निकले होंगे तो देखा होगा पानी। पानी तो होता है ना, पानी होता है ना, भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते। ठीक है साहब, अब इनकी तस्वीरों के बाद में आपको ये बेसमेंट दिखाएंगे और बेसमेंट के नीचे चलती हुई लाइब्रेरी दिखाएंगे। कैमरा साथी से कहूंगा यहाँ पर वो पहुंचे और इसी को कवर करे। इसको कवर करेंगे तो आपको देखेगा ये पूरा बेसमेंट है, यहाँ पानी भी भरता है। और अंदर की अगर स्थिति की बात की जाए तो अंदर की स्थिति अमूनन ये है। अंदर की स्थिति आप देखेंगे तो ये बच्चे हैं तमाम जो यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। बाहर की तस्वीर इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि तमाम वो जो प्रयास हैं जो जिला प्रशासन को करने चाहिए वो जिला प्रशासन वो प्रयास नहीं कर पा रहा है और इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। ठीक है राजेंद्र, आपके पास भी आएंगे हम। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर आपके ठीक है नेटवर्क आपका नहीं मिल पा रहा है राजेंद्र, और फिर से हम आपके पास लौटेंगे। विनय का रुख करना चाहेंगे। विनय, आपके पास अगर स्टूडेंट हैं तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि ऐसी अगर विपदा आती है, आपदा आती है, तो उनके लिए सेफ्टी के क्या प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां बेसमेंट में पानी भरा था और एक बात भी सामने आई थी कि वहां लाइब्रेरी भी थी और क्षमता से क्या ज्यादा बच्चों को वहां पे बिठाया जाता था? जी बिल्कुल, देखिए भी जैसे लाइब्रेरी के जो संचालक उन्होंने भी बताया था कि जयपुर के अंदर भी ऐसी कई लाइब्रेरी हैं, कई कोचिंग है जहां क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बिठाया जाता है। अभी मैं सर से कहूँगा कि अपनी जो लाइब्रेरी उसमें एक बार अंदर चलें, दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में अभी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ से भी एक एग्ज़िट रास्ता है जैसा कि इन्होंने बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी हम कर सकें। सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ आपने देखा होगा, कोचिंग के अंदर पानी भर गया और 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। तो आपको लगता है सर किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने चाहिए? और आप इस लाइब्रेरी में आते हैं तो आप संतुष्ट हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर? संतुष्ट है सर। क्या क्या मेजर्स उठाने चाहिए आपको लगता है? किसमें सर? क्या सेफ्टी मेजर्स उठाने चाहिए मतलब इस तरह की चीज़ें जब होती हैं? उसके लिए सर फायर सेफ्टी के लिए सर्वप्रथम होने चाहिए, बैठक व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, बच्चों के लिए आने जाने का ऑक्सीजन के लिए भी मतलब पूरा वो होना चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि बच्चों को दम घुटने का कोई मामला या फिर ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए। यहाँ पे डबल एग्जिट है इस लाइब्रेरी के अंदर? सर इसमें तो एक ही एग्जिट। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूरी सतर्क हैं, उनको भी पता है कि किस तरह के सेफ्टी मेजर्स यहाँ उठाने चाहिए। हालांकि यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा उनको परेशान नहीं करेंगे। और पीछे भी यहाँ पे जो एग्जिट एक बताई है, पीछे की तरफ भी एग्जिट है, दोनों तरफ से अगर इमरजेंसी एग्जिट पीछे दी गई है। अगर इंतजाम होने चाहिए, इसकी बात तो और कोई करता है लेकिन इंतजाम करता कोई नहीं है। जोधपुर लिए चलते हैं, आपको राकेश भारद्वाज भी हमारे साथ बने। विनय, फिर से आपके पास आऊंगी। राकेश, कल की घटना के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इन इलाकों में जहां पर इस तरीके की कोचिंग चलती है, जो बेसमेंट में है और जहां पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, अब आप देखिए कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके से धड़ल्ले से ये कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। अब उन 3 बच्चे जिनकी जान गई, उनके लिए उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन अपने माथे लेगा कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है? वो बच्चे वापस नहीं आएंगे उनके परिवार के पास में, लेकिन इस तरीके के सेंटर्स पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ जोधपुर के पावटा के मांझी क्षेत्र में, जहाँ निश्चित रूप से जो सारा कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा हब है। कुछ लोगों से यहाँ बात करने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको उन कोचिंग संस्थानों की स्थिति बता देता हूँ जो यहाँ है, अंडरग्राउंड में संचालित हो रहे हैं। यहाँ के हालात ये है कि अंडरग्राउंड में जो है कोचिंग संस्थान जो संचालित हो रहे हैं, मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा ये, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो लगातार जो है वो आपको अंडरग्राउंड की कोचिंग संस्थानों की जो तस्वीरें हैं, जो हकीकतें हैं, वो बयां करें कि क्या हालात है। घटना के बाद
बाद भी प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं हुआ। अगर प्रशासन अलर्ट होता तो निश्चित रूप से जो सेफ्टी के लिहाज से जो है मेजर करना चाहिए था प्रशासन को, जिला प्रशासन को, वो ज़रूर करता, लेकिन यहाँ फ़िलहाल जैसी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। मैं कैमरा सहयोगी कहूँगा कि वो अंदर चले, यहाँ के संस्थान से भी बात करने का प्रयास करते हैं हम कि क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसी घटनाएं दिल्ली जैसी घटना होने के बाद भी, सर दिल्ली जैसी घटना हुई उसके बाद भी आपके यहाँ अंडरग्राउंड चल रहा, आपकी ओर से सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स अपनाएंगे? सेफ्टी के सारे मेजर्स हमने पहले से ही सर प्रिकॉशन बना रखे हैं। सारे बच्चे दूर दूर बैठा रखे हैं, पूरी वेंटिलेशन की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। अग्निशमन जो भी सारे सामान जो भी चाहिए होते हैं, जो अग्नि की सेफ्टी के लिए होते हैं, हमने फायर एनओसी भी ले रखी है। आइए आप दिखा देते हैं आपको सर, आप चलिए। फायर एनओसी और फायर के जितने भी सारे जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने का रास्ता कौन सा है, उससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट और दोनों रास्ते तो हम दिखा रहे हैं एग्जिट और एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है जी बेसमेंट में जाने का, एक ही एंट्रेंस बताया गया इसमें अभी। जी और सर, और ये फायर के एनओसी देखिए, दो एंट्रेंस है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं। तो दो एंट्रेंस है और दो ही एग्जिट है। यहाँ फायर सेफ्टी भी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सारे जो है फायर सेफ्टी के एग्जिट के लिए ये जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड से बाहर और अंदर आने का एक रास्ता है और एक बार दो रास्ता है। क्लासरूम देख सकते हैं आप। यहाँ की जो मेजर सेफ्टी से, हालांकि फायर सेफ्टी उपकरण भी है यहाँ पर, पूरी व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं हैं। ये जो है अंडरग्राउंड में जो है क्लासरूम चल रहा है, आप देख सकते हैं। 2 क्लासरूम है अंडरग्राउंड में बच्चों के लिए। पूरा सेफ्टी के लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित रूप से क्लासरूम जो है वो अंडरग्राउंड में है, लेकिन जो हवा पानी की है वो पूरी सुविधाएं जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सेफ्टी की सारी व्यवस्था है। सेफ्टी उपकरण, कोचिंग संस्थान का कहना है कि सेफ्टी के सारे उपकरण हमने लगा रखे, लेकिन जो आने जाने का रास्ता है बेसमेंट का वो हमें एक ही नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और अंडरग्राउंड से बाहर आने के बाद जो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाहर आने का पोर्शन है यहाँ से। सीधे बाहर निकल जाएंगे बच्चों। ये पूरा जो है वो एक बेसमेंट का गेट है, बाहर आने का गेट एक ये। तो आप लोगों ने इसके अलावा और कोई मेजर सेफ्टी के रूप में, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड में है, ड्रेनेज सिस्टम में जो जोधपुर का है वो बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिहाज से भी कुछ और हमने ये पूरा हाइट में बनाया हुआ है पहले से ही। ऑलरेडी हमें पता है